अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 जून है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर जो खबरें मैंने आपके सामने रखनी है वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से इंपोर्टेड सरकार ने इस मुल्क का सौदा कर दिया है और अगले महीने इस मुल्क के अंदर कितने बड़े पैमाने पर तबाही आने जा रही है। अभी तक जो पाकिस्तानियों ने तबाही देखी है, महंगाई देखी है और जो बिजली की लोड शेडिंग देखी है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगले महीने से और अगले आने वाले दिनों में आप जो मुल्क को अपनी आंखों के सामने तबाह होता हुआ देखेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि इस मुल्क को किसकी नजर लग गई है और आपको पता चलेगा कि रजीम चेंज होता क्या है, रजीम चेंज किया क्यों जाता है और रजीम चेंज के नतीजे में मुल्क किस तरह से बर्बाद होते हैं। अगर आप इसी तरह से बैठे रहे तो आप इस मुल्क को अगला लीबिया, अगला सीरिया, अगला यमन, अगला अफगानिस्तान बनता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह के हालात हो चुके हैं। अब पीटीआई की जानब से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, खास तौर पे जिनको वो न्यूट्रल्स कहते हैं, उनके खिलाफ भी खुली जंग का आगाज कर दिया गया है। यानी अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं कि जहां से मसलहत या मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो नाम भी लेना शुरू कर दिए हैं कि ब्रिगेडियर राशिद जो हैं वो अपनी हद में रहें, जो कि लाहौर के आईएसआई के कमांडर हैं। तो इसी तरह से अब पीटीआई ने अपनी हिकमत अमली के अंदर जारहानापन ऐड कर दिया है। इवन यास्मीन राशिद साहिबा ने रात को जो कहा कि न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल रहें, इस पर पीटीआई से दोबारा सवाल किया गया, पीटीआई की क़ियादत से, इफ्तिखार दुरानी साहब से, कि आप इस पर माफ़ी मांगेंगे या क्या आप नहीं समझते कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं। तो उनका कहना था न्यूट्रल अगर वाकई न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रलिटी नज़र भी आनी चाहिए। अगर तो न्यूट्रल है तो पता चले, उनकी इंटरफेरेंस ना हो तो न्यूट्रलिटी नज़र भी आए। आईएसआई सेक्टर कमांडर पर इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं और इफ्तिखार दुरानी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के बयान की मुजम्मत करने से भी इनकार किया है। साथ ही उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, अगर तो न्यूट्रल हैं तो उनकी न्यूट्रलिटी नज़र भी आनी चाहिए, यानी वो गैर जानबदार नज़र भी आए, वो नज़र भी आए कि वो अपनी काम से काम रख रहे हैं, वो सियासत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। तो इस हद तक मामलात बढ़ चुके हैं कि खुली जंग का आगाज कर दिया गया है और पीछे हटने से भी इनकार कर दिया गया है। अभी खान साहब का पीटीआई का एक इजलास हुआ है खान साहब की क़ियादत में, जिसमें यह फैसला किया गया कि 2 जुलाई का जो जलसा होने जा रहा है, जो एहतजाज होने जा रहा है, वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लोगों को दावत दी जाएगी और उसके अंदर भी इंतहाई ख़तरनाक शवाहिद वो भी कौम के सामने रखे जाएंगे। यानी अगले आने वाले दिनों में आप मामलात ख़राब होते देखेंगे। ज़रा मैं आपको पाकिस्तान के अंदर किस लेवल पर तबाही आ रही है वो भी बता दूँ। शहबाज शरीफ इंपोर्टेड वज़ीर आज़म खुद ये मान रहा है कि बदतरीन महंगाई और बिजली के बहरान से अवाम परेशान तो है ही है। साथ ही वो कहते हैं कि आइंदा माह बिजली की लोड शेडिंग के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने जो गैस खरीदनी थी वो नहीं खरीदी, हमने जो पेट्रोल खरीदना था हमने नहीं खरीदा, हम जानबूझ के हर चीज़ खरीदने में डिले कर रहे हैं। बिजली बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो हम बंद करते जा रहे हैं और हम इस नज़रिए पर हैं कि अगर हमने डॉलर बचाने हैं, किस तेल की मद में नहीं देने, तो फिर इसका मतलब यह कि हम बिजली बनाना ही बंद कर दें, पूरा मुल्क ठप कर दें, बचत होगी, ना बिजली बनेगी, ना बिजली इस्तेमाल होगी, ना हमें पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर ईंधन की, खास तौर पे ये आपका गैस और तेल, शदीद कमी हो चुकी है। तो लिहाजा जुलाई के महीने में आप बिजली का नाम सुनने के लिए भी तरस जाएंगे, क्योंकि इस इंपोर्टेड सरकार ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को तबाह करना है। आप जरा सुन लीजिए,
आपकी स्टील मिल जो है रूस के पास जा रही है, आपके बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं, आपके बड़े जो टूल प्लाजाज हैं, मोटरवेज हैं, वो चाइना के पास जा रही हैं। आपकी जो बड़ी बाकी मुल्क के अंदर बड़ी कंपनियां हैं वो अरब ममालिक खरीदने के लिए और लीज पर लेने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आपका जो अमेरिका के अंदर रोज वैलेट होटल है वो अमेरिका खरीदना चाह रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े असासे हैं वो तमाम के तमाम असासे नीलाम करने, बेचने, प्राइवेटाइज करने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि मुल्क को माशी तौर पर इतना तबाह किया जाएगा। और आपके पास जवाब हो, देखें हम क्या करते। अभी जो चाइना से 2.5 अरब डॉलर का कर्ज हासिल किया गया है उसके नतीजे में भी पाकिस्तान के कीमती तरीन असासे, अहम तरीन असासे गिरवी रखवा दिए गए हैं। मुख्तसर ये कि इस वक्त आपके मुल्क के अंदर कोई भी एक ऐसा असासा नहीं बचा हुआ जिस पर सऊदी अरब की, यूएई की, चाइना की, रूस की, अमेरिका की या किसी और मुल्क की नज़र ना हो या वो पाकिस्तान के हाथ से ना निकल चुका हो। तो एक तरफ असासे आपके हाथ से निकल गए, दूसरी तरफ आपने माशी तौर पे पूरा मुल्क तबाह कर दिया, तीसरे नंबर पे आपने तेल को, पेट्रोल को 320 रुपए से ऊपर लेकर जाना है, बिजली आपके मुल्क में है नहीं। तो ये है रजीम चेंज की सजा। और आगे रजीम चेंज को अगर ब्रेकें ना लगी तो इससे भी खतरनाक हालात होने जा रहे हैं। जबकि एमक्यूएम के साथ हाथ हुआ है, लालची लोग हैं, इन्होंने समझा था कि हम बस इस रजीम के नतीजे में फ़ायदे उठाएंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ज़ाहिर है वो किसी को इस तरह से फ़ायदे नहीं देते। तो अब एमक्यूएम रो रही है, रो तो सारी रहे हैं। कल आपने बोतानी की तकरीर सुनी, कल आपने असलम रेसानी की तकरीर सुनी। वो कहते हैं पीटीआई के दौर में हम खुश थे, इज्जत भी मिलती थी, फंड्स भी मिलते थे, और अब हमें मुंह ही लगाया जाता। जब तक अदमे एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, हमारे घरों को विजिट करते थे, हमारे घरों में आते थे, बैठते थे और उस वक्त बड़ी लालचें देते थे, अब हमें इज्जत तक नहीं देते। एमक्यूएम भी कहती है हमने सब जमातों से इल्हाक करके देख लिया है, अब आप लोग बताएं कि हम क्या करें। मैं एमक्यूएम से यह कहना चाहता हूं, आपने सारी जमातों को आजमा के देख लिया है, जरा अब्बू बदल कर भी देख लें। जरा जहां से आपको इतलात आती हैं, जहां से आप कंट्रोल होते हैं, जो आपका बाप है उसको भी जरा बदल के देख लें और अपने आज़ाद फैसले करके भी देख लें, हो सकता है कोई आपको रिलीफ मिले। साथ ही साथ उसामा कादरी ये भी एमक्यूएम से ये कहते हैं हमें इस्तेमाल होने का शौक है, हम इस्तेमाल हुए, किसी को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठाने के लिए हम इस्तेमाल हुए, कुछ लोगों को नैब से बचाने के लिए हम इस्तेमाल हुए। बात सिंधु देश की तरफ अब बढ़ रही है। अब मैं किससे माफ़ी तलब करूं? एमक्यूएम के उसामा कादरी कहते किससे माफ़ी तलब करें? बात सिंधु देश की तरफ जा रही है, हम इस्तेमाल हो गए, लोगों ने हमें इस्तेमाल कर लिया और मुल्क तबाह हो गया। जबकि जो शुरू में बात हुई थी कि मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त कितना एतमाद है अपने इदारों पर कि वो किस तरह इलेक्शन को मैनेज करके देंगे, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हम जो हैं वो 20 में से 16 सीटें जीतेंगे, 20 में से 16 सीटें जीतेंगे, 4 सीटें जो है वो पीटीआई जीत जाएगी और मुल्तान से भी शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन हार जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कैसे एक वजीर दाखिला पहले ही कह सकता है कि हम 16 सीटें जीतेंगे? उसको कैसे यकीन हो सकता है या कौन सी गारंटी हो सकती है कि वो पहले ही लिख के दे दे कि हम 20 में से 16 सीटें जो हैं वो जीत जाएंगे? जबकि खान को मजीद बदनाम करने के लिए, खान के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन का जो एजेंडा चलाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको भी अब बड़ा गेर लग चुका है। और आयशा गुलालई मैदान में आई हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिखा है। खत में लिखा है कि इमरान खान मुसलसल न्यूट्रल करता है और मुल्की अदारों को गालियां देता है, बदनाम करता है। इमरान खान के इरादे ठीक नहीं हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बगावत और पाकिस्तान के अंदर नफरत बढ़ाना चाहता है, अदारों के अंदर बगावत पैदा करना चाहता है, ये अदारों को आपस में लड़वाना चाहता है। लिहाजा इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लिहाजा इमरान खान को रोका जाए,
इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाई जाए और इमरान खान के ये जो मंसूबे हैं ये मुल्क दुश्मन मंसूबे हैं, इमरान खान मुल्क तोड़ना चाहता है, तो लिहाजा इस सारे मामलात में सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि इमरान खान जो है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। ये वही आयशा गुलालई हैं जो 2017 में इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम लगा चुकी हैं कि इमरान खान से कोई भी औरत महफूज नहीं है, किसी औरत की इज्जत महफूज नहीं है, और इमरान खान फहाश मैसेजेस भेजते थे आयशा गुलालई को, जिसके सबूत बिल्कुल भी मंजर आम पर नहीं आए थे, और आयशा गुलालई को निकाल दिया गया था पार्टी से। आयशा गुलालई ने अपनी जमात बनाई थी तहरीक इंसाफ गुलालई, और वो भी कामयाब नहीं हो सकी थी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदा।